देखिए, उत्तराखंड के हिल्स के लिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो स्टेट बनी थी बेसिकली हिल डेवलपमेंट के लिए बनी थी। आज भी इस स्टेट का फोकस हिल डेवलपमेंट ही है। मेन कॉज तो एक तो लाइवलीहुड है, दूसरा एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन। ये तीन मेन रीजंस थे ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन हम बोलते हैं। दो डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा अफेक्टेड है, पौड़ी और अल्मोड़ा। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। 20-30 इयर्स में तो माइग्रेशन बढ़ा है। जो हमारा 2001 में सेंसस हुआ था और 2011 में सेंसस हुआ था, तो जो दो डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने नाम लिया वहाँ पॉपुलेशन घटी है। गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है, इन द सेंस की गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। कोविड में 3.5 लाख लोग लॉकडाउन में लौटे। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने घर में जो अपने पुश्तैनी मकान थे भाड़े में, उनको बनाना शुरू कर दिया। वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है कोविड के बाद। होम स्टेज बहुत बढ़ गए हैं। मुंशियारी के पास एक सिरबोली गांव है, वो पूरा गांव ही होम स्टे का है। ऋषिकेश की फुटफॉल के आफ्टर गोवा सबसे ज्यादा फुटफॉल ऋषिकेश में है टूरिस्ट का। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर शरद सिंह नेगी, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं विद ओवर 44 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब वो एक वाइस चेयरमैन हैं रूरल डेवलपमेंट और माइग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ। आज हम जानेंगे पलायन के बारे में, जो माइग्रेशन होता है उसके कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में। सो आई होप यू स्टिक टू द एंड ऑफ द एपिसोड। तो गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, हमारे मेजॉरिटी व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। कि इतने साल आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने काम वगैरह कराए, व्हाट ड्रू यू टुवर्ड्स द इशू ऑफ माइग्रेशन इन उत्तराखंड? क्या आप किस वजह से आप इस चीज में आए? माइग्रेशन इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा आपको क्यों लगा उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के हिल्स के लिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो स्टेट बनी थी बेसिकली हिल डेवलपमेंट के लिए बनी थी। आज भी इस स्टेट का फोकस हिल डेवलपमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आउट माइग्रेशन, रूरल आउट माइग्रेशन बहुत स्टेट्स में इशू है, लेकिन रूरल आउट माइग्रेशन उत्तराखंड का टिपिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ परमानेंट माइग्रेशन जाता है। और सो कॉल्ड घोस्ट विलेजेस, हम उनको अनइनहेबिटेड विलेजेस बोलते हैं, उनका नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। वो एक चैलेंज है। प्लस हम एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा। इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ भी है, तो उसमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो जाते हैं। ये एक चैलेंज था। और उत्तराखंड गवर्नमेंट अकेली गवर्नमेंट है पूरी कंट्री में जिसने माइग्रेशन कमीशन बनाया। बेसिकली वी आर अ थिंक टैंक, राइट। वी कीप ऑन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, वी कीप ऑन टेलिंग द गवर्नमेंट कहाँ पर इश्यूज हैं और क्या इशू कैसे सेटल हो सकता है। तो इस माइग्रेशन के इशू में आपको क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों की वजह से माइग्रेशन हो रही है, लोग छोड़ के जाने? मेन कॉजेज क्या हैं इसके? मेन कॉज तो एक तो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। आप जॉब बोलिए चाहे लाइवलीहुड बोलिए, जॉब तो एक हो जाता है, चलिए गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, लेकिन लाइवलीहुड बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी है ना, एग्रीकल्चर की तरफ भी है। दूसरा एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन। ये तीन मेन रीजंस थे जो कि माइग्रेशन को ड्राइव करते हैं, ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन हम बोलते हैं। मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊं कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स, वी हैव 13 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स आर हिल एरियाज एंड दे कवर अबाउट 85% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट एंड मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग देयर। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी सब जगह माइग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, आउट माइग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा अफेक्टेड है, पौड़ी और अल्मोड़ा। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। और ट्रेंड अब ये है कि पिछले 3-4 सालों में हमने ये देखा है कि इंटरनल माइग्रेशन बढ़ा है। इंटरनल माइग्रेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं जैसे कि अपने दूर दराज के गांव है तो सड़क पे अगर छोटा कोई हैमलेट है, कोई कस्बा है, वहाँ आ गया, सड़क उसके नियरेस्ट इंटीरियर से थोड़ा बॉर्डर पे आ गया, है ना, इंटीरियर से छोटे अर्बन एरिया में आ गया, या उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया, या इंटीरियर से देहरादून आ गया, हल्द्वानी आ गया, कोटद्वार आ गया, है ना, और टनकपुर आ गया। वो माइग्रेशन में अब एक चेंज आया है जो कि 2018 में नहीं था। 2018 में जो ज़्यादा था वो माइग्रेशन आउटसाइड द स्टेट था जी।
और डिस्ट्रेस माइग्रेशन ज्यादा था। डिस्ट्रेस मीन्स मजबूरी में, है ना। हम लोग ज्यादा वरीड डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम हुआ है। 20-30 सालों में सर माइग्रेशन कितना ज्यादा हुआ है क्या, और क्या गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम कर रही है? देखिए माइग्रेशन ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, माइग्रेशन का एक मैं 20-30 ईयर्स के स्पैन में पूछ रहा हूँ आप। 20-30 ईयर्स में तो माइग्रेशन बढ़ा है ना। जो हमारा 2001 में सेंसस हुआ था और 2011 में सेंसस हुआ था, तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने नाम लिया वहां पॉपुलेशन घटी है। इट शुड हैव इंक्रीज्ड। अल्मोड़ा बोला आपने? अल्मोड़ा पौड़ी है ना, वो इंक्रीज होना चाहिए था। पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट हमारे यहाँ 1.7% पर ईयर है जी, है ना, एवरेज जी। लेकिन वो हाँ घटी है, माइनस में गई है। तो 2011 में जब डेटा आया तो पीपल वर अलार्म्ड कि सब माइनस में क्यों जा रही। पॉपुलेशन तो नॉर्मली 1.7% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रूरल एरियाज में कुछ जगह पॉपुलेशन घटी है, तो वो एक अलार्मिंग है। ये अब थोड़ा सा चेंज ये आया है कि डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन तो शायद अब नहीं घट रही, ग्रोथ हो रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। छोटे छोटे टाउन्स जो छोटे छोटे पहले हैमलेट्स होते थे, अब वो टाउन Tier 3 Tier 4 सिटीज। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो जैसे अभी आपने मेंशन करा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसकी वजह से वो कर रही है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि शॉर्ट टर्म हम जो गांव हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है वहाँ पे, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिकॉज डेवलपमेंट इट हैज टू गो हेड इन हैंड सर, कि जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको रूरल एरिया में भी नहीं होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाए तो वो काफ़ी एक बूस्ट होगा उनके लिए, कि उनको बाहर जॉब्स देखने ना जाना पड़े। तो इस चीज को लेके गवर्नमेंट कभी कुछ इनिशिएटिव्स ले, गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है, इन द सेंस की गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारा माइग्रेशन कमीशन के पास जो डेटा कहता है वो ये है कि अबाउट 8 to 10% के रेट से बढ़ रहा है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि कोई छोटा ढाबा खोल लेगा, कोई छोटा होम स्टे खोल लेगा, एक गाड़ी डाल लेगा, टैक्सी डाल लेगा, है ना। खेती भी अगर कर रहा है तो कैश क्रॉप्स की तरफ चला जाएगा, सब्जी लगा लेगा, टमाटर लगा लेगा, कीवी लगा लेगा, ट्राउट फार्मिंग, गोटरी, पोल्ट्री, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ें, इससे क्या होगा कि वो खुद तो करेगा, साथ में 2-3 लोगों को और रोजगार दे रहा है। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ पुश कर रही है और बहुत स्कीम्स हैं, देयर आर 100+ स्कीम्स जिसमें गवर्नमेंट ने लिया है। For the benefit of our viewers, if you could just explain the phenomenon of ghost villages. ये ghost villages होते क्या है, मतलब क्या होता है, और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि वो ऐसे घोस्ट विलेजेस ना बने? ये है क्या फिनोमेनन घोस्ट विलेजेस? घोस्ट विलेजेस तो देखिए एक मीडिया ने टर्म दिया, वैसे टेक्निकली जो सेंसस ऑफ इंडिया टर्म यूज करता है वो यूज करता है अनइनहैबिटेड विलेजेस। जैसे आप सेंसस करने गए तो वहाँ कोई मिला नहीं, है ना। क्या हुआ है कि धीरे धीरे कुछ गांव ऐसे हैं, फिगर शुड बी अबाउट 1600, हमारे यहाँ लगभग 16,000 गांव है उत्तराखंड में, जिसमें से 1600 के करीब अनइनहैबिटेड विलेजेस है। वहाँ कोई गया, मिला नहीं। क्या कैसे हुआ कि धीरे धीरे पॉपुलेशन उनकी घटी है। कभी 100 लोग रहते थे, कभी 10, फिर 10 हो गए, है ना। करेक्ट। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट कर रही है ना। वो लोग छोड़ के चले गए, वो कोई किसी मेट्रो में रह रहे हैं या किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो उन लोगों को ये बोल रही है या उन्हीं में से कुछ किसी को एक को ये बोल रही है कि तुम लोग लैंड पुलिंग कर लो, है ना, इसमें यहाँ खेती कर लो, या जो अबैंडन्ड हाउसेज हैं उसमें होम स्टेज बना लो, टूरिज्म सेक्टर प्रमोट कर लो। इस टाइप की स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है। जब पलायन होता है, माइग्रेशन करते हैं लोग विलेजेस से, तो काफ़ी टाइम ये पहले अपने आप खुद जाते हैं, फिर फैमिलीज को छोड़ देते हैं। स्पेशली एल्डरली में देखा है। तो इन पे कोई जो द फैमिलीज दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, इनमें कोई साइकोलॉजिकल और ऐसी तरीके के इफेक्ट्स पता चलते हैं कि मेरे को, क्योंकि लोनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है द फैमिलीज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसा कुछ है इन फैमिलीज? कुछ जगह है लोनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और क्या होता है कि गांव में एक आपको क्रिटिकल मास चाहिए। मैं एग्रीकल्चर का
बताऊं आपको कि एग्रीकल्चर इज ए ग्रुप एक्टिविटी। आजकल जैसे धान की रुपाई चल रही है, बारिश शुरू हो गई, लोगों ने धान लगाना शुरू कर दिया, तो पूरा गांव इकट्ठा काम करता है। अब मेरे खेत में भी करेंगे, आपके खेत में भी करेंगे, किसी और के खेत में भी करेंगे। इट्स लाइक दैट, एग्रीकल्चर इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जब लोग कम हो गए तो वो ग्रुप एक्टिविटी कम हो जाती है, तो करेक्ट है ना, पीपल धीरे से पीपल स्टॉप फार्मिंग जी करेक्ट। और रेमिटेंस पे चले जाते हैं। उनका मान लो उनका बेटा बाहर काम कर रहा है, तो पेरेंट्स को पैसे भेजना शुरू कर देता है, तो इसको हम रेमिटेंस इनकम बोलते हैं ना। पहले मनी ऑर्डर इनकम बोलते थे, रेमिटेंस पे चले जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो जो बच्चे हैं वो कहते हैं साहब आप आ जाओ, इधर ही आ जाओ, है ना। फिर वो ओकेजनल विजिट करना शुरू करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सडनली वन फाइन मॉर्निंग कोई डिसाइड करता हमने यहाँ नहीं रहना। इट्स अ प्रोसेस। धीरे धीरे वो वंस अ ईयर आएगा, फिर उसके बच्चों के भी बच्चे हो गए, फिर वो वंस इन 2 और 3 ईयर्स में जाएगा, है ना। लेकिन जैसे अब हमने देखा कोविड में हुआ, कोविड में 3.5 लाख लोग, हमारा एस्टिमेट है 3.5 लाख लोग लॉकडाउन में लौटे। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने घर में जो अपने पुश्तैनी मकान थे भाड़े में, उनको बनाना शुरू कर दिया। वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है कोविड के बाद। और जैसे आजकल में मई जून में जब बच्चों की छुट्टी होती है मैदानों में, तो लोग आने लगे हैं। तो कोविड का एक पॉजिटिव साइड ये रहा कि पीपल केम बैक, लोगों ने अपने जमीनें ढूंढे। बहुतों को तो पता ही नहीं था हमारी जमीनें कहाँ है। 1 जनरेशन 2 जनरेशन बाद चले गए, जमीन तो आपके नाम पे रहेगी, जमीन तो चेंज नहीं होती, है ना। ऑन रिकॉर्ड तो आप ही हो उसका मालिक। इसमें सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, ये जो लेफ्ट ओवर जमीनों की जो आप बातें कर रहे हैं, काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग कब्जा कर लेते हैं, क्या वो भी इशू होता है या? नहीं, वो इशू नहीं है, वो नहीं, वो कहीं माइनर सा कहीं होगा, ऐसा है नहीं। कब्जा का तो नहीं, अबैंडनमेंट का है। खेती लोग छोड़ रहे हैं, है ना। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख हेक्टेयर लोगों ने मतलब खेती करनी छोड़ दी, तो वो बंजर पड़ी है जी, बंजर पड़ी है। या खेती कर भी रहे हैं तो साल में 1 क्रॉप ले रहे हैं, है ना। जैसे नॉर्मली साल में 2 या 3 क्रॉप लेते हैं, तो साल में 1 क्रॉप ले रहे हैं। कब्जा वाला तो नहीं है, कब्जा वाला तो बहुत कम कहीं होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं है। वो लोगों को पता तो रहता है। बहुत लोग ऐसे भी जिनको पता ही नहीं जमीनें कहाँ है, बट द पटवारी वुड भी नोइंग, और जो प्रधान वुड भी नोइंग। जो प्रधान है या पटवारी है उसको पता होता है, तो उसकी जमीन है, वो बच्चे उनके वहां है। सर ये जब आउटमाइग्रेशन होता है, जो लोकल कल्चर भी होता है वहाँ का, तो उसको भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कि ये ना हो, क्योंकि आप कहीं पे भी विजिट करने जाते हैं, इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, स्टेट्स इतने डाइवर्स हैं, इतने डायलेक्ट्स हैं, तो जो लोकल डायलेक्ट्स है वो भी डाइल्यूट होने लगती है आउट माइग्रेशन की वजह से। ये इसका सोल्यूशन क्या है, और ये अगर हो रहा है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज और कल्चर का फर्क तो पड़ता है आउट माइग्रेशन का, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की एक लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी जो ग्रुप्स अभी बचे हुए हैं, है ना, उनको काफ़ी प्रमोट करता है। अभी ग्रुप्स बचे हुए हैं, है ना, जो हमारे डांसेस हैं, जो हमारे कल्चर है, उनको काफ़ी प्रमोट करता है। बट नो डाउट लैंग्वेज पे तो असर पड़ता है। मतलब धीरे धीरे ये चेंज होगा, खासकर जहाँ से माइग्रेशन हुआ है। सर ये माइग्रेशन जब हो रहा है, मतलब डज दी रेमिटेंसेस इकोनॉमी फ्रॉम माइग्रेंट लिविंग आउटसाइड वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं फैमिलीज को? हाँ, काफ़ी कर रहे हैं। और रेमिटेंस इनकम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अल्मोड़ा और पौड़ी में काफ़ी ज़्यादा है, और वो लोकल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया से जो ओवरसीज जा रहे हैं, रेमिटेंस इनकम हाईएस्ट हुआ अराउंड $120 बिलियन के करीब है। वी आर सरपासिंग चाइना। ऐसे ही हमारे यहाँ भी रेमिटेंस इनकम है ना। रेमिटेंस इनकम है, फिर पेंशन का है। काफ़ी फौजी रिटायर होके आके गाँव में रहते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं बिकॉज पेंशन आ रही है। क्या हो रहा है कि वी वांट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी डन देयर। हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग रहे वहाँ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहे, जिससे कि जो गांव की सोशल इकोनॉमी है, रूरल सोशल इकोनॉमी है ना, वो मजबूत हो। वो मजबूत होगी तो अपना बच्चे स्कूल आएंगे, अपना बच्चे डॉक्टर्स आएंगे। तो कितना रेगुलर है ये रेमिटेंसेस अगर देखा जाए, इफ यू कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स? देखिए, कुछ जगह मैंने जैसे कहा काफ़ी ज़्यादा है, लोग मानते हैं कि हाँ हमारे रेमिटेंस इनकम आ रही है,
अदर स्टेट्स में भी है, लेकिन अदर स्टेट्स में जो माइग्रेशन है ना वो 3-4 महीने, जैसे बिहार से आदमी अगर हार्वेस्टिंग के पंजाब जा रहा है वो 3-4 महीने बाद लौट जाएगा, करेक्ट है ना। हमारे यहाँ वो वाला ट्रेंड नहीं है, लेबर माइग्रेट नहीं कर रही है ना, लेबर बल्कि इन माइग्रेशन है। पहाड़ में लेबर, नेपाल की लेबर बहुत है, बिहार की लेबर बहुत है, इन माइग्रेशन है। हमारे यहाँ जो जा रहा है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है, होटल्स में बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है जी। जो कोविड में लोग लौटे थे तो हमने उनका एक सैंपल लिया था, तो मोर देन 50% पीपल वर इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या होटल में काम कर रहे थे या टैक्सी सर्विस में थे। 10% के करीब पंडिताई कर रहे थे, हमारे लोग पंडित भी बहुत हैं जो प्लेस में जाकर पंडिताई करते हैं। कई लोग अपना कारोबार कर रहे थे, पीपल हैड शॉप्स, तो उस टाइप का था। लेकिन हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बहुत है, लेबर नहीं है, लेबर करने नहीं आती। क्या उसका क्या रीजन? नहीं, रीजन यही है कि मतलब लेबर इज लो पेइंग, इसलिए लेबर मतलब माइग्रेंट लेबर नहीं है। जैसे और स्टेट्स में लेबर थी ना, जैसे बिहार वगैरह में तो हम सुनते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो लेबर वापस जाती है। देखिए, अगर वो हार्वेस्टिंग के लिए पंजाब आ रहा है तो वो वापस जा रहा है 3-4 महीने में। हमारे यहाँ अगर मान लो उसकी नौकरी लग गई है ना, अगर वो किसी दिल्ली में किसी अच्छे होटल में काम कर रहा है तो वो धीरे धीरे फिर वहीं सेटल होता है, बच्चे हो जाएंगे, है ना, बच्चे वहीं स्कूलिंग करेंगे, है ना, तो वो धीरे धीरे वहीं सेटल होता है। वंस अ ईयर आएगा, मकान को मेंटेन कर लेगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी गांव में नहीं करता है। सर जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर बात करूं, जैसे आउट माइग्रेशन स्कीम्स वगैरह जो होती हैं एंड रिवर्स माइग्रेशन, जो वो पॉलिसीज ऐसे बनाए कि वापस लोग अपने रूरल एरियाज वगैरह में आए, होम स्टेज की अगर बात करें उसको एनकरेज करे, गवर्नमेंट इस चीज़ में कितना काम करी है, कितना सक्सेसफुल है अभी है? देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत काम करे, होम स्टेज बहुत बढ़ गए हैं, मशरूम हुआ है, कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा हो गया है। एक मुंशियारी के पास, अभी मैं गया था लास्ट वीक, मुंशियारी के पास एक सिबोली गांव है, वो पूरा गांव ही होम स्टे का है जी, पूरा गांव होम स्टे का है। मतलब हर घर में 2-2 कमरे, 1-1 2-2 कमरे उन्होंने होम स्टे के लिए रखे, होम स्टे के लिए, है ना, और ग्रुप में करते हैं। तो होम स्टे बहुत ज़्यादा मशरूम हो गया है। होम स्टेज में अपने इश्यूज हैं कि होम स्टे चलाने के लिए आपको यू नीड अ सर्टेन स्किल सेट, है ना, आपको एयरबीएनबी से, ओयो, ट्रिबू से कनेक्ट चाहिए जी, है ना। वो तो है नहीं कि कोई बस स्टैंड में उतरेगा पूछेगा यहाँ को होम स्टे है, वो तो होता नहीं है। पेपैल के थ्रू पेमेंट करके आता है ना, मैंने 4 दिन यहाँ रहना है, 2 दिन कहीं और जाना है, वो इस तरह से आता है। तो होम स्टे के अपने एक स्किल सेट्स हैं, उस पर गवर्नमेंट आजकल फोकस कर रही है। नंबर ऑफ होम स्टे तो बहुत ज़्यादा हमारे हो गए। कुछ बेल्ट है, आपको मैं बताऊँ, ऋषिकेश के जो आसपास का एरिया है, ये मोहन चट्टी का हो गया, यमकेश्वर का हो गया, और ये उधर लैंसडाउन से टच करता हुआ एरिया है। ऋषिकेश की फुटफॉल, हमारा एस्टिमेट है कि आफ्टर गोवा सबसे ज़्यादा फुटफॉल ऋषिकेश में है टूरिस्ट का, प्रोबेबली सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री, राइट। तो ये होम स्टे और वेलनेस सेंटर्स पे ही सारा चल रहा है, बट दे नीड अ सर्टेन स्किल सेट। वो एक इशू है कंसर्न का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे हम लोग स्किलिंग पे जोर दे रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उनको वेबसाइट से, अपने वेबसाइट को उसने काफ़ी एक्टिव किया है, वेबसाइट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि अगर होम स्टे में कोई आता है तो वहाँ क्या करेगा। होम स्टे में 2-3 दिन तक तो चलो ठीक है, मान लो ट्रैकिंग पे जाना है तो कौन से ट्रैकिंग रूट्स हैं वो पता होना चाहिए ना, बिकॉज हमको तो वो टूरिस्ट चाहिए जो हफ्ते भर वहाँ रहे, उनको कुछ खर्चा करके जाए, तभी वो होम स्टे वाले को भी फायदा है, तभी रूरल सोशल इकोनॉमी को फायदा। राइट सर, आपके हिसाब से व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन दी हिली एंड रिमोट एरियाज? तो आप गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है रूरल एरियाज में? देखिए, गवर्नमेंट के सबसे चैलेंजेस तो वही है कि एक तो लेबर की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, जो हार्डकोर लेबर जो है ना, उसकी शॉर्टेज है। वो लेबर बाहर से आती है, माइग्रेंट लेबर काफ़ी है, नेपाल से आती है या बाहर से आती है। तो एक तो वो है। दूसरा, जो लोगों को स्कीम्स के बारे में पता नहीं था, एन नंबर ऑफ स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत स्कीम्स है, बहुत लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता है क्या स्कीम्स है। और जो रीच है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, उस पर अभी गैप है।
और क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेन। वो बड़ा एक टिपिकल है, महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी से ज़्यादा है। अच्छा, विच इज़ वेरी यूनिक। विच इज़ वेरी यूनिक। हिल्स में है ना महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है। तो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाने के लिए हम तो फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट वांट्स कि वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मैन आर लुकिंग गोइंग आउट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। वही रीजन है। वुमेन आर हेडिंग द हाउस होल्ड्स, डे टू डे डिसीजन वही लेती है, बच्चे ने कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है ना, हमको क्या करना है, खेती में क्या करना है। आप खेत में देख लीजिए ज़्यादातर महिलाएं काम कर रहे हैं, बिकॉज मेन जो है वो माइग्रेट कर गए हैं, पार्टली या फुली माइग्रेट कर गए हैं। तो पॉपुलेशन वुमेन की ज़्यादा है, तो हमको वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी करनी है। सर, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इज इट अ वायबल ऑप्शन इन दी हिली रीजन्स? हाँ, यस, इट इज़ अ वायबल ऑप्शन, है ना। वही एक रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं। हिल एरियाज हमारे उत्तराखंड के हों चाहे हिमाचल के हों, बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं। तो हमको कुछ भी प्लानिंग करनी है तो यहाँ का लोकल सस्टेनेबिलिटी देख के करना, नहीं तो ये इकोलॉजिकली बड़ा हार्मफुल हो जाएगा। जी। और सर, ये जो माइग्रेशन वगैरह होता है, क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में? क्योंकि एनवायरनमेंट इतना कैपिटलिज्म बोल लीजिए, ग्लोबलाइजेशन बोल लीजिए, डेवलपमेंट बोल लीजिए, जो हो रहे हैं हिली एरियाज वगैरह में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका कितना फैक्टर है माइग्रेशन में? क्लाइमेट चेंज का कुछ तो फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर तो देखिए वाटर अवेलेबिलिटी पे है, डिजास्टर्स पे है ना। आप देखिए अनटाइमली रेन्स हो रही हैं, बहुत हैवी शावर्स हो जाती हैं, तो डिजास्टर्स हो रही हैं, डिजास्टर से भी माइग्रेशन हो रहा है। और वाटर एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ जो फार्म लैंड्स हैं 95% रेन फेड हैं। बारिश टाइम से हुई तो खेती होगी, बारिश टाइम से नहीं होगी तो खेती का नुकसान होगा, है ना। अब जैसे क्लाइमेट चेंज से अनटाइमली रेन्स हो रही हैं, सीजन्स चेंज हो रहे हैं जी, है ना, तो वो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा। और अभी 60-70% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है ही। माइग्रेशन की बात करें, लोग पलायन करके दूसरे स्टेट जा रहे हैं। इसके अलावा सर, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में रिवर्स माइग्रेशन कुछ हुआ है कुछ विलेजेस वगैरह में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने करा है, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग बैक एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कुछ चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी हों अपने एरिया में? ऐसे आपके एक्सपीरियंस में कुछ विलेजेस में हाँ, आजकल हम लोग रिवर्स माइग्रेशन का एक सर्वे चल रहा है, वी आर इन द मिडल ऑफ अ सर्वे, और वो लोग मिल रहे हैं, मतलब पीपल हैव कम बैक। बहुत लार्ज नंबर्स में नहीं है लेकिन है। इसमें कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जब कोविड के लॉकडाउन हुआ तो जैसे मैंने बताया करीब 3.5 लाख लोग लौटे पहाड़ में। उन लोगों ने अपनी ज़मीनें ढूंढी और उनमें से कई लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो यहीं रह के ही काम करेंगे, है ना। तो रिवर्स माइग्रेशन दिख रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दिख रहा है, मतलब फार्म सेक्टर में भी दिख रहा है, नॉन फार्म में भी दिख रहा है। होम स्टेज का आपने बोला, कई लोग होम स्टेज, एक मेरे को उत्तरकाशी के पास लड़का मिला जो कि मुंबई में होता ना फूड कार्ट, वो लगाता था, तो वो ये काम यहाँ कर रहा है सड़क पे, उसका खाना बिक जाता है, मैगी बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है ना, तो वही कर रहा था। लेकिन उसका फायदा ये है कि ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो माइग्रेट करके प्लेन्स में गया तो सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस लेके आया, है ना। और एक अभी दोराहाट एक जगह है, वहाँ पर लड़का मिला जो कि बीपीओ चलाएगा, बीपीओ चला रहा है ना। एक हमारे यहाँ रूरल बीपीओ चल रहा है, B2R, आप गूगल करिएगा जी, है ना। उसमें 30,000 बच्चे काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो रिवर्स माइग्रेशन वाले जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो वो लोग हैं। तो इसमें सर, फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जैसे आपने बोला कि यू आर वर्किंग फॉर थिंक टैंक ऑल्सो, इसको बेटर करने के लिए और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? तो देखिए गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को और पब्लिसाइज कर रही है, कोशिश कर रहे हैं, और प्लस स्किलिंग में। एक आपने रिवर्स माइग्रेशन की बात करी, एक चोपता जगह है जी सर, तो वहां पर हम लोग जा रहे थे, वी वर फ्यू पीपल, ठंड हो रही थी, वी जस्ट स्टॉप्ड एट अ स्मॉल होटल, है ना। होटल
क्या था, छोटा सा एक वो था, तो पर्सन के आप कहाँ के क्या है, तो वो रिवर्स माइग्रेशन का केस था. दैट बॉय वाज फ्रॉम कुमाऊं, had studied in IIT Mumbai. अच्छा. He had worked in Hyderabad and then he came back. उसने होटल लीज पे लिया, होटल चला रहा था, नॉट अ वेरी बिग होटल. तो फिर जब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने उससे बात करी, तो कहना साहब इसका तो मैंने लोन लेके किया है ना, मैंने इसका पैसा उतार दिया. तो एक सामने होटल और दिखा रहा था, कहना साहब मेरा सेकंड प्रॉपर्टी मैंने ये ली है. अच्छा. है ना. ऐसे ही एक अगस्त मुनि की जगह है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर एक गांव में हम लोग गए, तो देयर वाज अ गर्ल जिसने 55 औरतों को इकट्ठा करके, चौलाई होती है, चौलाई के लड्डू चढ़ते हैं वहाँ, केदारनाथ में भी चढ़ते हैं, रुद्रनाथ में भी चढ़ते हैं, चौलाई उगवारी थी. वो MBA लड़की करी हुई थी, रिवर्स माइग्रेशन का केस था, है ना. वो भी कहीं हैदराबाद बेंगलोर में काम करती थी. तो रिवर्स माइग्रेशन वाले देयर आर थाउजेंड्स, है ना. और बस फायदा ये है कि वो लोग एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, तो दे आर डूइंग वेल. We are a city and a state of young people. What can the young people do to address the issue of out migration? देखिए यंग पीपल, एक तो ये है कि यंग पीपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, है ना. अच्छा. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. हम बहुत जॉब्स की तरफ, पहले यहाँ ट्रेंड था उत्तराखंड में कि हर गवर्नमेंट जॉब्स, वो तो शायद लिमिटेड है ना, और कम्पिटिटिव है. दो चीजें हैं, लिमिटेड है, कम्पिटिटिव है. तो अब तो गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ, है ना. हम आपको हेल्प करेंगे, 40%, 50%, 40% सब्सिडी है गई है. सोलर का हमारे यहाँ बहुत हो रहा है जी. सोलर पावर का आप चले जाइए, जो पहाड़ में लोगों ने खेती छोड़ दी है, वहाँ पर सोलर आपको पावर मिल जाएंगी. 1-1 किलोवाट के, सॉरी 1-1 मेगावाट तक के मैंने यूनिट्स देखे हैं, है ना. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है. तो जैसे अभी आपने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ गवर्नमेंट की कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही हो हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में, उत्तराखंड में या स्मॉल विलेजेस वगैरह में, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं? बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, है ना. और हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है. देयर इज अ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें आप कुछ करना चाहो करेंगे. गवर्नमेंट इज विद यू, गवर्नमेंट हेल्प्स यू. और सौर ऊर्जा, सोलर का है ना, होम स्टेज का है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है. तो हर डिपार्टमेंट, टूरिज्म भी कर रहा है, RD कर रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर रहा है, हॉर्टिकल्चर कर रहा है. हमारे यहाँ कीवी का भी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स फॉर कीवी कल्टिवेशन इन दी कंट्री. कीवी का बहुत ज़्यादा चल रहा है काम. ओनली थिंग कि जो करने वाला है उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए. तो जिनके यहाँ जिनके अंदर पैशन है वो तो करे. जैसे मैंने वो मुंबई वाला बताया, है ना, कर रहा है वो लड़की है 55, मैंने अपने आंखों से देखा, हमने पूरी उसकी इकोनॉमिक्स देखी, तो कम से कम वो 5-6 करोड़ का साल का टर्नओवर दे रही होगी. मतलब शी वाज नॉट एग्रीइंग ना, वो तो कह रही थी बहुत प्रॉफिट नहीं, लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया तो लगा ये तो अच्छा खासा टर्नओवर कर रही होगी. आप 55 औरतों को अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, है ना, तो उतना रेवेन्यू भी तो आ रहा है ऑब्वियसली, है ना. प्लस आप चुलाई भी खरीद रहे हो कहीं से, आप बेच भी रहे हो, है ना. उसने पैकिंग मशीन लगा रखी, तो मैंने कहाँ से खरीदा, कि अमेजोन से लिया, क्योंकि पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसको पता था अमेजोन में क्या मिल जाता है. 2 रखी हुई है, बिकॉज वहाँ गाँव में अगर खराब हो जाएगी तो ठीक करने वाला हफ्ते भर बाद आएगा, तो उसने एक बैकअप भी रखा हुआ ऑप्शन. तो पढ़े लिखे बच्चे यही तो करते हैं, उसको पता बैकअप है. मैंने कहा 2 क्यों रखी, कहने एक खराब हो जाएगा तो ठीक करने वाला ऋषिकेश से आता है ना, तो वो इतनी जल्दी आएगा नहीं, तो मेरा काम ना रुक जाए. सो देयर इज अ सप्लाई चेन. जो रूरल एरियाज में जो जिनके फार्मलैंड्स हैं वो जब छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब जिसको बंजर जमीन कहते हैं, फ्रॉम एन इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, वो कितना अनहेल्दी है कि एक लैंड को आपने इनफर्टाइल छोड़ दिया है और काफी साल तक ऐसे चल रहा है, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट कितना होता है हमारे इकोलॉजी पे. इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो वो ठीक नहीं है ना. सबसे बड़ा तो आपको जो वाटर का सीपेज है, जो लैंड प्लाउ होती है ना, पानी अंदर सिप करता है, तो वो नहीं कर रहा है, वाटर सरफेस पे फ्लो करके चला जाएगा, है ना. उससे डिजास्टर्स आएंगी, आ रही हैं. दूसरा, जो वाइल्ड एनिमल्स की जो नंबर्स है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर
वीड्स उग गए, है ना, उनको छुपने की जगह मिल जाती है। लेपर्ड्स का अटैक है, भालू का अटैक है, जो कल्टीवेट कर भी रहा है जी, है ना, उसके यहाँ सुअर घुस जाते हैं, बंदर घुस जाते हैं। तो इकोलॉजिकली तो इट्स नॉट, है ना, इकोलॉजिकली तो हमको जो कल्टिवेबल आरेबल लैंड है उसमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अदरवाइज आप छोड़ेंगे तो नुकसान। तो सर ये फ्लोरा फौना कितना कितना इफेक्ट होता है ये लाइन की वजह से? फ्लोरा तो इस तरह से हो रहा है कि वीड्स आ जाएंगे, है ना, जो आप खेती छोड़ रहे हैं, या तो उसमें हम ढंग से रेगुलर प्लांटिंग करें, वो करें, वो क्योंकि प्राइवेट लैंड्स है, गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं पाएगी जी, है ना। और फौना का तो मैंने बताया, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके नंबर्स बढ़ता है, ये फिर जो बचे तो चेक एंड बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और जो बचे पॉपुलेशन है उनको तंग करता है ना, छुपने की जगह मिल रही है उनको। पहले क्या होता, खेती होती थी तो छुपने की जगह नहीं मिलती थी, तो ये जल्दी से हैबिटेशन के पास नहीं आते थे। तो सर ये जनरली रूरल एरियाज में काफ़ी विमेन आर लेफ्ट बिहाइंड, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज क्या ला सकती है ताकि उनको एम्पावरमेंट मिले कि वो खुद काम कर सकें? ऐसे कोई योजना है गवर्नमेंट ने अभी जो निकाली है वुमेन एम्पावरमेंट की? वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है वो खुद काम करे, है ना, और लेकिन क्या हो रहा कि शी इज़ ओवरबर्डन्ड। वो सुबह 5 बजे से और शाम के 8-9 बजे तक ओवरबर्डन्ड है। वो लकड़ी लेने भी जा रही है, वो घास लेने भी जा रही है, वो पानी लेने भी जा रही है ना, वो बच्चों को भी देख रही है, जो उसके पास गाय हैं या भैंस है उसको भी देख रही है, खेतों में भी काम कर रही है। तो वुमेन का ड्रेजरी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स काफ़ी लॉन्च किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। एक मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, देश के हजारों चल रहा है, करीब 67,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, है ना, और 1 लाख से ऊपर लखपति दीदी बोलते हैं। लखपति दीदी उनको बोलते हैं जो कि जी हाँ, एनुअल इनकम इज मोर देन 1 लाख, है ना। तो वो एक उनको सप्लीमेंट्री इनकम मिल रहा है ना। वो एक प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दैट इज वन प्रोग्राम विच इज डूइंग वेरी वेल। और मैं तो गांव में काफ़ी जाता हूँ, तो महिलाएं कहीं खेती कर रही हैं, कहीं दूध कर रही हैं, कहीं वो दूध इकट्ठा करके बेच रही है ना, और नॉन फार्म एक्टिविटी में वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना रही हैं। मैंने तो ऐसा भी है, एक ग्रुप से मिला जो कि गोबर को इकट्ठा करके उसके हैंडीक्राफ्ट आइटम बता रही है। हमारे यहाँ कुमाऊं में एप्पन होता है, एप्पन बना रही है। तो लेडीज आर, मतलब विमेन आर, ये जो एसएचजी के ग्रुप्स की महिलाएं हैं ना, वो अच्छा कर रही है जी। बिस्किट बना रही है जी, वेलेट के बिस्किट्स बना रही हैं, बेकरी आइटम। ये एक लोहाघाट जगह है, वहाँ लोहे का सामान, लोहे का कढ़ाइयाँ बना रही हैं। तो महिलाएं के लिए अब महिलाओं का थिंग्स आर चेंजिंग। सर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आपको क्या बड़े चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं रूरल एरिया में? नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में जो हमारे छोटे छोटे हैमलेट्स है ना पहाड़ पे, उनमें अर्बनाइजेशन दिख रहा है, वो शुरू हो गया है, और इट हैज़ टू बी प्लान्ड। तो वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, वो छोटे छोटे जो कस्बे होते थे वो टाउन्स बन रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। और दूसरा ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, जैसे मैंने कहा, वो एक चेंज दिख रहा है। अब लोग जॉब्स की तरफ कम जाएंगे, लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, और विच वी नीड। हमारी इकोनॉमी यही कहती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाइए। और मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, उत्तराखंड के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो हमारा प्लेटू आ गया, 40% का करीब कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, है ना, और आईटी सेक्टर हो गया, वो हमारा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। 50% से ऊपर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। प्राइमरी सेक्टर का 10% से कम आ गया है। तो वो सेक्टर हमारा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और वही ग्रो करेगा। डेवलप्ड इकोनॉमीज में वही सेक्टर ग्रो करता है, और प्राइमरी सेक्टर हमारा नैरो डाउन कर रहा है जी। तो वो चेंजेस दिख रहे हैं। तो अभी जो जैसे टूरिज्म की अगर हम बात करें, ऐसा काफ़ी लोग, जैसे अभी आपने चोपटा की बात की, जैसे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं चोपटा वगैरह। फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कितना कंट्रीब्यूशन टूरिज्म कर रहा है इन सभी रूरल एरियाज में?
टूरिज्म हमारा पूरे स्टेट में 15% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी का, अच्छा विच इज ह्यूज, जी। है ना, और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने कहा कुछ टूरिस्ट हब्स बन गए, हम लोग नॉर्मली मसूरी और नैनीताल को ही सोचते हैं, ऐसे नहीं है। ऋषिकेश इज अ वेरी बिग टूरिस्ट हब, जी जी ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि वहाँ वेलनेस की वजह से, गंगा की वजह से और राफ्टिंग की वजह से बहुत बड़ा ऋषिकेश का मतलब पूरा पेरिफेरी 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। और उसमें टूरिस्ट फुटफॉल शायद गोवा के बराबर, इससे ज़्यादा, या गोवा के बराबर है, या गोवा से थोड़ा सा कम होगा जी, है ना। मसूरी ऋषिकेश में, मसूरी और नैनीताल में थोड़ा सा ज्यादा एक हम लोग सोचते हैं उतना नहीं है जी। और ऐसी जैसे चारधाम यात्रा है, पिलग्रिम का जैसे अभी कैची धाम में है भवाली और नैनीताल के पास, है ना, वहाँ पिलग्रिम फुटफॉल बहुत बढ़ गया है। अभी ये कावड़ होने वाला है, 7 लाख विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, अभी जुलाई में होगा। तो ये सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है और करेगा, अल्टीमेटली टूरिज्म में उत्तराखंड को आकर ले जाएगा। सर उत्तराखंड के स्टेट में कौन कौन से एरियाज, 4-5 विलेजेस बोले या डिस्ट्रिक्ट्स बोले, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है पलायन की वजह से? डिस्ट्रिक्ट्स तो मेनली ये पौड़ी और अल्मोड़ा है प्राइमरी ये है। हर एक डिस्ट्रिक्ट है, वैसे हर गांव से थोड़ा बहुत माइग्रेशन हुआ है, लेकिन मोटा मोटा ये है, दोनों बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में माइग्रेशन, पूरे पौड़ी में माइग्रेशन, ऐसा नहीं है। कुछ बेल्ट्स हैं इसमें, है ना, जैसे अल्मोड़ा में भी कुछ बेल्ट है, जैसे रामनंदा के साथ है ना, अल्मोड़ा में सल्ट सियालदे बीकानेर वाला बेल्ट है, ऐसे पौड़ी का नरेना नाहर बेल्ट है। इनएक्सेसिबिलिटी है, इसलिए माइग्रेशन हुआ है। जो यंग जनरेशन है और पॉलिसी मेकर्स है, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है कि क्या ये चीज़ रुक सकती है? अगर रुक सकती है पलायन जिसको हम बोलते हैं, तो उनके लिए आपके क्या, यंग लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये रुक सकती है थोड़े हद तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थोड़े हद तक इसका एक डायमेंशन चेंज हुआ है और हम यही चाह रहे हैं लोग स्टेट में ही रहें, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहें। और इसके लिए एडवाइस यही है कि अपना काम शुरू करें। और गवर्नमेंट की सैकड़ों स्कीमें हैं, गवर्नमेंट तो खड़ी है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट घर पे आके बताएगी, वो होता नहीं है। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाके अप्रोच करना पड़ेगा और गवर्नमेंट अपने काम शुरू करने पे ही, जैसे गुजरात या और स्टेटों में है, अपना काम शुरू करने में ही इनकरेज कर रही है। और इसमें हमारा प्रायोरिटी सेक्टर टूरिज्म है और एक एनुअल हस्बेंड्री सेक्टर है। And it was great to have you on the podcast and share your views on migration. Thank you so much for. Thank you. तो गाइज, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद शरद सिंह नेगी जी। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।